हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आप लोगों को प्लानिंग का वन शॉट रिवीजन कराने जा रहा हूं। ये जो रिवीजन होगा ना, पूरा का पूरा चैप्टर शुरू से लेके एंड तक हर एक चीज में रिवीजन कराऊंगा विद ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि एनसीईआरटी में है। आप सबको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अभी प्लानिंग चैप्टर को इसी वे में पढ़ाऊंगा ताकि कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, कोई भी केस स्टडी आए तो आप अच्छे से बना सकते हो। नेक्स्ट 30 टू 40 मिनट्स ध्यान से अच्छे से टिके रहना और एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, इनकी प्रैक्टिस करना। एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं आएगा, प्लानिंग चैप्टर से इजी है और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग का वन शॉट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने मैनेजमेंट क्या है वो तो पढ़ लिया, और मैनेजमेंट सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, मतलब बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बनता है मैनेजमेंट, और वो सारे फंक्शंस आपस में इंटर रिलेटेड है। और आज मैं इसी फंक्शंस में से, इसी 5 फंक्शंस में से सबसे पहले फंक्शन की बात करूंगा जिसका नाम है प्लानिंग। ऑल्दो 4 अदर फंक्शन भी है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन बिना प्लानिंग के ये सारे फंक्शन, अदर फंक्शन शुरू नहीं किए जा सकते। तो प्लानिंग को हमेशा प्राइमरी फंक्शन माना जाता है और बेस माना जाता है। मैं जब भी बात करता हूं प्लानिंग की, तो उसके लिए मुझे एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग चाहिए। प्लानिंग इज ऑलवेज अ मेंटल एक्सरसाइज। जब मैं बात करता हूं प्लानिंग की, इसका मतलब हमें कुछ सोचना है, हमें कुछ प्लान करना है, और प्लानिंग हमेशा की जाती है फ्यूचर के लिए, ना कि पास्ट के लिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जैसे इंटेलेक्चुअल है, मेंटल एक्सरसाइज है, आपको दिमाग से सोचना पड़ता है, क्रिएटिविटी, आइडियाज को लाना पड़ता है, फ्यूचर के लिए प्लान करना पड़ता है पास्ट एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करके। और प्लानिंग हमेशा क्लास एक मेंटल एक्सरसाइज है, थिंकिंग वाला प्रोसेस है। एक्चुअली में काम नहीं करते प्लानिंग में। हम प्लानिंग के अंदर गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, कैसे अचीव करेंगे उस टारगेट को, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्लानिंग है क्या? प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज थिंकिंग एडवांस। ऑब्वियसली प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है, यानी कि एडवांस में सोच लेना। what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done। दिस कौन करेगा, कैसे करेगा, काम कब होगा, इसके बारे में सिर्फ एक थिंकिंग रखना एडवांस में, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। सिंपल भाषा में कह सकते हो प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम यहाँ पे हैं और फ्यूचर में हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये जो गैप है, इसी गैप को कैसे फिल करना है, इसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग। यानी कि ये जो गैप है, आज हम कहाँ हैं, कल हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आज आप क्लास 12th के अंदर हो, आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू हंसराज, ठीक है, शहीद सुखदेव में जाना चाहते हो, तो भैया आपको प्लान करना पड़ेगा आज ही कि वहां पर आप कैसे पहुंचोगे, और उसके हिसाब से आपको फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यही प्लानिंग है कि मैं पूरा प्लान करता हूं कि जी भैया मैं कैसे मेहनत करूंगा नेक्स्ट 6 मंथ, ताकि मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकूं, बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला सकूं। अब कई बार क्वेश्चन आपको दे देगा एक केस स्टडी और बोलेगा पहचानो कि ये कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। मैं सच कहूं तो प्लानिंग चैप्टर द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें हैं जो आपको एडमिट करना होगा, आप समझ जाओगे, आप मान जाओगे, हाँ यार ऐसा होता है। सो जैसे सबसे पहला है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो फ्यूचर की बात करता है, फॉरवर्ड लुकिंग के भाई फ्यूचर में क्या होगा, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। इसमें फॉरकास्टिंग की जाती है। फॉरकास्टिंग मतलब भविष्य के बारे में आज ही प्रिडिक्शंस की जाती है। कोई भी अदर फंक्शन शुरू नहीं किया जा सकता प्लानिंग फंक्शन के बिना। ये बेस है बाकी सारे फंक्शन का, यानी आप ये कह सकते हो कि ये बेस है कंट्रोलिंग का भी। ये एक प्राइमरी फंक्शन है, पहले प्लानिंग होगा। ये इंटेलेक्चुअल है, मेंटल एक्सरसाइज है, आप दिमाग से सोचते हो। तो जो प्लानर होते हैं वो बहुत पैसा चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी दिमाग से बैठ के ना रिसर्च करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, समय बहुत लगता है, कॉस्ट बहुत लगता है। ये अगर क्वेश्चन ऐसा आता है लिमिटेशन ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता है देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें लिमिटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग का है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशन ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो वो कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग है। टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में बोले यहाँ पे, टाइप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। मैं आपको प्लानिंग के 8 टाइप्स बताऊंगा लास्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 12th और सीयूईटी दोनों के पर्पज से। तो 8 के 8 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो जब ऐसी चीजें कहीं लिखी हो तो समझ जाना ये बात कर रहा है किस चैप्टर की, किस फंक्शन की, प्लानिंग की। मैं प्लानिंग के फीचर्स की बात करता हूं, तो सबसे पहला फीचर है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। देखो जब भी
हम प्लानिंग करते हैं ना, वो गोल ओरिएंटेड है। आपने मैनेजमेंट के अंदर भी एक फीचर पढ़ा है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सिमिलरली प्लानिंग इज आल्सो गोल ओरिएंटेड। कोई ना कोई गोल होगा और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है गोल्स को अचीव करने के लिए। सो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए प्लानिंग की जाती है। सेकंड, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। ऑब्वियसली ये बेस फंक्शन है, विदाउट दिस कोई भी फंक्शन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। पहले प्लानिंग करोगे तभी ऑर्गेनाइजिंग होगा, तभी स्टाफिंग होगा, तभी डायरेक्टिंग होगा, तभी कंट्रोलिंग। आंख बंद करके कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको कल को एक बिजनेस चलाना है या कोई भी चीज करना है तो पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है तो पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। ऐसे रैंडम जाके कहीं भी आके एडमिशन नहीं ले लोगे आप। प्लानिंग परवेसिव है। जब भी मैं बात करता हूं परवेसिव की, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल फेनोमेनन है। तुम्हारे घर में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, प्लेग्राउंड में, चैरिटेबल ट्रस्ट में, मस्जिद में, मंदिर में, हर जगह प्लानिंग करनी चाहिए। आप भी घर में प्लान करते हो, मैं भी पढ़ाने के लिए प्लान करता हूं, आपकी मदर कुकिंग करने के लिए, पूरा घर संभालने के लिए प्लान करती है, आपके फादर सारे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए प्लानिंग करते हैं। एवरीवन इज डूइंग प्लानिंग, इधर इन इंडिया, यूएसए, यूके, कहीं भी हो, हर जगह, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, सब पढ़ते हैं प्लानिंग। सो प्लानिंग परवेसिव है। नेक्स्ट है, प्लानिंग हमेशा की जाती है फ्यूचर के लिए। हम फ्यूचर में किसी गोल को अचीव कैसे करें उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं। तो ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग कंटिन्यूअस है। जब भी मैं बात करता हूं कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या होता है, कीवर्ड क्या है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर। ठीक है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर। सब लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कौन करता है, क्या सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं? नहीं, प्लानिंग हर कोई करता है। टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर कोई प्लानिंग करेगा। लेकिन प्लानिंग सबसे ज्यादा जो करते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। वो काम, वो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, वो मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। गोल कैसे बनाना है, कंपनी की पॉलिसी क्या होगी, कंपनी का टारगेट क्या होगा, है ना, वो ज्यादातर टॉप लेवल मैनेजर्स ही करते हैं। तो ज्यादा जोर टॉप लेवल मैनेजर्स पे है, बाकी हर कोई करता है प्लानिंग। सो कंटिन्यूअस है, ऑनगोइंग, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर। मेंटल एक्सरसाइज इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, है ना, यानी कि चॉइस होती है इसके अंदर, डिसीजन मेकिंग होता है। तो भैया डिसीजन लेने वाला बंदा जो है वो दिमाग से डिसीजन लेता है। दिस इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, तो प्लानिंग के ये सारे के सारे फीचर्स हैं, आप ध्यान रखना। आपको आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको एक लाइन दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन से फीचर की बात कर रहा है। एंड मैं जितना बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी बुक अगर आपको पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो। एनसीईआरटी मस्ट है फॉर द बिजनेस स्टडीज 12th एंड सीयूईटी। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, सीयूईटी में भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट्स। इंपोर्टेंस मतलब बेनिफिट। पहला बेनिफिट क्या है, प्लानिंग ना आपको डायरेक्शन देते हो। जब आप पूरा का पूरा प्लान कर लेते हो ना तो आपको पता होता है कि यार हमें इस डायरेक्शन में चलना है, रास्ते में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ से नैनीताल जाना है उत्तर प्रदेश से, तो भैया मैं पहले प्लान कर लूँगा कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे एक दिन रुकूंगा, वहाँ पे गाड़ी चलाएंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे, सब चीज़ आपने पहले से प्लान कर ली, तो रास्ते में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, कहाँ रुकना है, कौन सा डाइवर्जन लेना है, किस होटल में रुकना है। पहले से प्लान कर लोगे तो सब चीज़ स्मूथली चलेगी और गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगा। तो प्लानिंग आपको दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, प्री डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन। पहले से आप पूरा डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप पहले से प्लानिंग करके चलोगे ना, देखो अब यहां पे कीवर्ड है कि फ्यूचर में आने वाले जो शॉक्स एंड सरप्राइजेस है ना, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। फ्यूचर में तो आएंगी प्रॉब्लम्स, आप पहले से उसके लिए रेडी हो सकते हो। तो फ्यूचर में आने वाली रिस्क के लिए पहले से प्रोविजन बना सकते हो, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आप पहले से प्रोविजन बना लेते हो तो फ्यूचर में अगर कोई रिस्क आता है तो आप उसके लिए रेडी रहते हो, आपको इतना झटका नहीं लगता है। तो प्लानिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। जैसे आप लोग प्लान करोगे भी मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, साथ में बीकॉम भी करना है और बीएमएस, ठीक है, या बीबीए भी करना है, तो फिर आप उस हिसाब से आप पहले से प्लान करके चलोगे। तो कल को अगर बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला तो बीएमएस है, या फिर अगर बीबीए नहीं मिला तो आप बीकॉम ऑनर्स कर लोगे। तो पहले से आप अपने फॉर्म वगैरह उस हिसाब से भर के चलोगे, प्लान करके चलोगे, ताकि अचानक से झटका आपको ना लगे। अगर आप प्लानिंग करते हो ना तो ओवरलैपिंग नहीं होता, वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं हो। सबको पता है कि यार किसको क्या क्या टास्क करना है, हर किसी को पता है, पहले से आपने डिटरमाइन कर लिया, प्री डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन, तो आपको पता है क्या क्या काम करना है। तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, सबको पता है सबका काम क्या क्या है, सबका रोल क्या क्या है, कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी इसके अंदर। प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो यार, एक होता है प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन, और एक होता है कंट्रोलिंग।
मैं कंट्रोलिंग को बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि ये आखिरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कोई भी फंक्शन आखिरी फंक्शन नहीं है। कंट्रोलिंग प्लानिंग को फिर से वापस लेके आएगा, फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ एंड डायरेक्टिंग चलेगा, फिर कंट्रोलिंग आएगा, फिर प्लानिंग। तो सर्कल है, राउंड बाय राउंड चलता रहता है, वो कोई लास्ट फंक्शन नहीं होता। लेकिन प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं और कंट्रोलिंग के अंदर कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान परफॉर्मेंस से कि यार एक्चुअल क्या है और सोचा क्या था। तो अगर आप प्लान करोगे ही नहीं तो आज आप जहां पे हो, अगर आपने प्लान नहीं किया कि 12th में कितने नंबर आएंगे, आपने कोई टारगेट नहीं बनाया अपना, तो लास्ट में चाहे बोर्ड्स में 70% आए, चाहे 80 आए, चाहे 90 आए, क्या फर्क पड़ेगा। आपने कुछ प्लान ही नहीं बनाया, कोई बेस ही नहीं बनाया। हाँ, लेकिन अगर आप आज सोचते हो नहीं मुझे 12th में 80% लेके आना है, फिर आप एक्चुअल में देखोगे कि यार कितने नंबर आ रहे हैं आपके प्री बोर्ड में भी। प्री बोर्ड में 70 आ रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, प्री बोर्ड में 90 आ रहे हैं तो थोड़ा और टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि 90 आ रहे हैं तो मेहनत कम कर दूंगा, मैं टारगेट को बढ़ाऊंगा। और समझ रहे हो बात को। तो प्लानिंग क्या करता है, बेस देता है। कंट्रोलिंग, मतलब सच बताऊं तो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं हो सकता, बेकार है। प्लानिंग जरूरी है, प्लानिंग है तभी कंट्रोलिंग हो पाएगा। तो प्लानिंग बेस है और यादस्टिक फॉर कंट्रोलिंग है, ये ध्यान रखना। अगला है प्लानिंग डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर मेंटल एक्सरसाइज है। तो हर एक प्लान का, हर एक चीज का प्रोज देखते हैं, कॉन्स देखते हैं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। कैसे डिसीजन लेते हैं मैं आपके प्रोसेस के अंदर पढ़ाऊंगा। आगे है प्लानिंग नए नए आइडियाज को प्रमोट करता है, क्योंकि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। जहां पे मेंटल एक्सरसाइज होगी ना वहां पे इनोवेशंस भी आएगा और नए नए आइडियाज यहां पे आपके क्रिएट होंगे। तो प्लानिंग प्रोवाइड इनोवेटिव आइडिया, हाई इनोवेटिव थिंकिंग इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, तो नए नए आइडियाज इसके अंदर प्रमोट किए जाते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बेटा आपके बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर है, आपको सीबीएसई 12 महीने के अंदर 12 चैप्टर करने के लिए देता है। तो वो बच्चा जो एक दिन में एक चैप्टर कर लेता है उससे वो केस स्टडी नहीं बनेगा, समझ नहीं आएगा। आपको मैंने ये पूरा का पूरा पढ़ा दिया, एक बार एनसीईआरटी को रीड करना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। मैं तुम्हें एक केस स्टडी सीरीज भी लेके आऊंगा, हर चैप्टर के केस स्टडीज भी कराऊंगा। देखना एक एक चीज ऐसी तैयारी करा के भेजूंगा, बोर्ड्स में और सीयूईटी में दोनों में आप अच्छा करोगे। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे ना एक चैप्टर को एक वीक देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक महीना दो, आप 7 दिन का टाइम लो, 2 से 3 दिन में आप चैप्टर को लर्न करो, फिर रीडिंग करो। जैसे मान लो आज आपने टारगेट उठाया कि आज मैं फीचर और इंपॉर्टेंस, बस मैं आज ये 2 चीज याद करूंगा। कल मैं टाइप्स को अच्छे से लर्न करूंगा और लिमिटेशंस को अच्छे से लर्न करूंगा। परसों मैं पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से लर्न कर लूंगा और फिर मैं टाइप्स पढ़ लूंगा। तो ऐसे 3 से 4 दिन का टाइम लो और जो जो लर्न करते जा रहे हो उसको रिवाइज भी करते चलो। लाइक आज जो लर्न किया कल उसको रिविजन करो, फिर कुछ नई चीज लर्न करो और लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो ही ये जो है 4-5 दिन में आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं। लेकिन जो नहीं, एक वीडियो देख ली और हमारा हो गया चैप्टर, यार ऐसे सच में नहीं होता है। वीडियो देख के आप समझ जाओगे बट कॉपी में उतारने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। प्लानिंग ही अकेला एक ऐसा फंक्शन है जहां पे लिमिटेशंस है, कमियां है। तो मैं आपको एक एक करके ना प्लानिंग की लिमिटेशंस बताता हूं, प्रॉब्लम्स बताता हूं। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है लीड्स टू रिजिडिटी। देखो यार, आपने एक बार प्लान बना लिया ना तो भैया आप उसे चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग बहुत मेहनत से की जाती है। आपने पूरा रोड मैप बना लिया, पूरा प्लान कर लिया, आपने मान लो घर का पूरा नक्शा तैयार कर दिया, प्लानिंग कर ली, घर ऐसे बनेगा, रूम यहाँ बनेगा, बाथरूम यहाँ बनेगा, किचन यहाँ बनेगा, या फिर सारी चीजें आपने प्लान कर लिया, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, सब कुछ प्लान कर लिया। अब उसके बाद चेंज करना पड़े अचानक से तो कितनी दिक्कत होती है। तो भाई प्लानिंग में प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी यही है, इट लीड्स टू रिजिडिटी। प्लान एक बार प्री डिटरमाइंड प्लान बन गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ये लाइन अगर आ जाए ना, दिस मीन्स प्लान लीड्स टू रिजिडिटी। प्लान को आप बदल नहीं सकते, मुश्किल होता है। इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। देखो प्लानिंग आपने कर ली लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट जहां फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, चाहे इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, लीगल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं कंटिन्यूअसली। तो भैया आप लंबे समय की प्लानिंग पहले से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। कल को एनवायरमेंट बदल गया, कस्टमर बदल गए तो आप क्या करोगे। तो प्लानिंग में, इट में, जरूरी काम नहीं करता, में ऐसा हो सकता है कि वो डायनामिक एनवायरमेंट में काम ना करे। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है ना वो क्रिएटिविटी को कम करता है। अब सर आपने तो बताया प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। यस, जो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं ना उनके लिए प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन प्लानिंग जिन पे थोपा जा रहा है
उनकी क्रिएटिविटी कम हो रही है। कैसे? मान लो कंपनी के मैनेजर्स ने प्लान बनाया और वर्कर्स को बता दिया कि भाई देखो ये प्लान है, हमने ऐसा ऐसा कहा है, आपको ऐसा ऐसा करना है। तो दे आर द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान, दे कांट इवन चेंज एनी पॉइंट ऑफ दैट प्लान। वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उनको आंख बंद करके प्लान को फॉलो करना है। वो बोलते हैं भैया तो अपना दिमाग मत लगाना, जैसा जैसा बोला गया है वैसे वैसे आप सारा काम करते चले जाना। सो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ब्लाइंड फॉलोअर्स है, वेलकम नहीं करते सजेशन को। मैनेजर ने जो प्लान बनाया है, प्लानर ने जो प्लान बनाया है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, काफी मोटा पैसा लेते हैं, समय बहुत लगता है। प्लान बन गया, यू हैव टू फॉलो दैट ओनली। अपना दिमाग मत लगाओ, सबके सब एक ही दिशा में चलो, जो प्लान बोला गया वो फॉलो करो। तो इससे उनकी क्रिएटिविटी कहां रहेगी? तो उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। जो प्लानर होते हैं ना वो काफी पैसा लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। वो भविष्यवाणी पंडित जी की तरह आंख बंद करके नहीं बोल देंगे भैया जी फ्यूचर में ये होने वाला है, ऐसा कर लो। वो पास्ट डेटा कलेक्ट करेंगे, लोग कितने हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी फैमिली का साइज कॉम्पोजिशन क्या है, कितना पैसा कमाते हैं, बूढ़े कितने, यंग कितने, बच्चे कितने, महिलाएं कितनी हैं। ये सारा डेटा कलेक्ट करके ये फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं। कौन सा सामान कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कौन सा यूनिट बंद करना है, कौन सा चलाना है, कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है, लॉन्च करना है, सारी चीजें किस प्राइस पे लॉन्च करना है। भैया बहुत समय लगता है। जब समय लगेगा और इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं तो पैसा भी बहुत लगेगा। तो इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट और ये टाइम भी बहुत लेता है डेटा कलेक्ट करने के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना लास्ट वाला। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर पास्ट में तुमने कोई प्लान लगाया है और वो सक्सेसफुल हुआ है, इट डजंट मीन कि फ्यूचर में भी वो प्लान सक्सेसफुल होगा। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। पास्ट में अगर आपका कोई प्लान सक्सेसफुल हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में भी आपका प्लान सक्सेसफुल होगा। कुछ और भी लिमिटेशंस है जो हमारी नहीं है, वो बाहर की लिमिटेशंस है। हमने तो प्लान बना लिया, लेकिन बाहर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ गया जिसकी वजह से हमारा प्लान फेल हो सकता है। जैसे हमने तो अपने प्लान कर लिया, लेकिन कॉम्पिटिटर ने पॉलिसी बदल दी। हमने तो कुछ सोचा, लेकिन कॉम्पिटिटर ने क्या किया, पॉलिसीज को चेंज कर दिया। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा, या हमने सोचा कि मूवी बनाएंगे और जो है वो दिवाली पे मूवी को रिलीज करेंगे, हमने ये चीज सोचा। उतने में किसी दूसरे ने भी क्या बोला, एक मूवी बना दी, बोला हम भी दिवाली पे लॉन्च करेंगे। तो कुछ तो कस्टमर होंगे ना जो दिवाली पे हमारी मूवी छोड़ के दूसरी मूवी देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर की पॉलिसी की वजह से हमारा प्लान जो है वो चौपट हो सकता है। लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया, सरकार बदल गई, कानून बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़, आंधी, तूफान, ऐसा कुछ आ गया वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम पे। या फिर बायर की कैपेसिटी जो है वो चेंज हो गई। तो जो बाइंग कैपेसिटी थी कस्टमर की वो चेंज हो गई, वो नहीं खरीद पा रहा। अब कुछ भी रीजन हो सकता है XYZ, जैसे कोरोना में लोग नहीं खरीद पा रहे थे। तो ये दीज आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग जो हमारे हाथ में नहीं होता। नेक्स्ट, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और प्लीज ये आपका पहला प्रोसेस है क्लास 12th का, ध्यान से अच्छे समझना। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे कॉलेज में एडमिशन का एक प्रोसेस होता है, फॉर्म खरीदो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, फिर मार्कशीट वेरिफिकेशन कराओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर फीस पे करो, XYZ जो भी होता है। तो प्रोसेस को आपने लाइन बाय लाइन लिखना है, इसमें बिल्कुल भी हेराफेरी नहीं कर सकते। तो मैं ना आपको एक निमोनिक कोड बताता हूं जहां पे शॉर्ट में इसको लाइन बाय लाइन आप याद कर सकते हो। पहले देखो पॉइंट कितने हैं, 3। आप इसको ना ऐसे लर्न करो, ये 2 पॉइंट याद करो, फिर ये 3 पॉइंट याद करो, फिर 2 पॉइंट। देखो आपको यही क्लास में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना अगर तुम्हें यहीं पे लर्न हो जाए, और कमेंट करना सर मुझे याद होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ यहीं पे तुम्हें लर्न करा दूंगा। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो सबसे पहली चीज क्या आता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिया कि भाई मैं इस साल श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लूंगा, एडमिशन लूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव बन गया, मेरा टारगेट बन गया। या फिर आप समझ लो कोई कंपनी है, कंपनी समझते हैं, कंपनी से अच्छा रहेगा। कंपनी ने बोला कि भाई मैं इस साल 20% सेल्स को बढ़ाऊंगा, मतलब मेरी जो भी सेल हो रही थी मैं 20% सेल्स को बढ़ाऊंगा। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, एस फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की रिगार्डिंग बहुत सारे अजम्पशंस आज लेना।
कि भाई फ्यूचर को देखते हुए मैं आज कुछ प्लान कर रहा, अच्छा ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। भैया पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग फ्यूचर के लिए अजम्पशंस लेना, फोरकास्टिंग करना, भविष्यवाणी करना कि अच्छा लोग 20% सेल्स बढ़ जाएगा तो लोग ये वाला सामान इस प्राइस पे खरीदेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं पहले से प्लान कर लूंगा कि दिवाली आ रही है वहां पे भी सेल्स बढ़ जाएगी तो दिवाली पे हम कुछ अच्छा ऑफर निकाल देंगे। तो ये डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या है? अजम्पशंस फॉर फ्यूचर। ध्यान रखना, शॉर्ट में assumptions लेना फॉर फ्यूचर, या आप समझ लो फॉरकास्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? फॉरकास्टिंग। सो सेकंड पॉइंट, डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो सेटिंग अप ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, फिर फ्यूचर के लिए आपने क्या कर लिया? बहुत सारे अजम्पशंस ले लिए। अब आप तीन चीज एक साथ करोगे। पहला, अलग अलग ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाओगे। अच्छा इस 20% सेल्स को मुझे बढ़ाना है, तो खाली तो बैठूंगा नहीं सपना देख के, मैं कुछ काम भी करूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? लिस्ट बनाऊंगा कि ये कैसे अचीव होगा। डिस्काउंट देने से अचीव होगा, प्रोडक्ट इनोवेशन से अचीव होगा, नए एम्प्लॉयज को हायर करने से अचीव होगा, प्रमोशन करवाने से अचीव होगा, एक्टर एक्ट्रेस से आईपीएल में स्पॉन्सरशिप करने से होगा, या फिर मान लो डिस्काउंट देने से होगा, कोई रिबेट देने से होगा, प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज छुपा के गिफ्ट दे दे, लकी हैम्पर दे दें, टूर पे घुमाने का मौका दे दे कस्टमर को, सोने का सिक्का दे दें, क्या दे दे, कैसे करें, बहुत रास्ते हैं। तो आप लिस्ट बनाओगे हर एक ऑल्टरनेटिव का, फिर उस लिस्ट को आंख बंद करके तो लगाओगे नहीं, उस लिस्ट का प्रो और कॉन्स देखोगे, प्रोज कॉन, कि भैया उस लिस्ट का पॉजिटिव क्या चाहिए, अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो फायदा क्या क्या होगा, लेकिन डिस्काउंट दूंगा तो मुझे नुकसान क्या क्या होगा, मैं टीवी एक्ट्रेस से ऐड करवाऊंगा उसका तो फायदा क्या क्या होगा और नुकसान क्या क्या होगा, मैं हॉलीवुड से ऐड कराऊंगा हॉलीवुड एक्टर से तो फायदा क्या क्या होगा, नुकसान क्या होगा, आईपीएल में करवाऊंगा फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, नई पैकेजिंग रखूंगा फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। भाई हर चीज को, हर ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो, फिर इवैल्यूएट करने के बाद किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, लिस्ट बनाओ, इवैल्यूएट करो, सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद हाँ जी ये ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है, जिसके सबसे कम नेगेटिव सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे उसको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद प्लान को इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। प्लान पेपर पे नहीं बनता है, प्लान पेपर में बना के छोड़ दिया, टाइम टेबल मैं कल से पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, किताब कभी बंद कर ही सो गए, कोई फायदा नहीं है। प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा देखो हमने ये प्लान किया है और हम इस तरीके से काम करेंगे। इंप्लीमेंट करना मतलब प्रैक्टिकली प्लान को लागू कर देना, और लागू करके सोना नहीं है, फॉलोअप भी लेना है। फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप का मतलब क्या होता है? अच्छा जी ये हो गया काम, ये सोचा था जो हमने तुमको बताया तुमने कर लिया, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, फॉलो अप लेते जाओ, ताकि कल को अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपको प्लान में कोई चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ये नहीं कि प्लान बता दे लोगों को बस सो गए, नहीं, देखते रहो कि वो उस प्लान को उस तरीके से जा रहे हैं नहीं जा रहे, उसी तरीके से फॉलो करने की नहीं कर रहे, चेक करते जाओ। ठीक है, तो इसके लिए निमोनिक कोड क्या बन गया? एस डाइज इफ एस डाइज कुछ भी समझ लो, तो ये पहला आएगा एस डाइज इफ, एस फॉर ऑब्जेक्टिव सेट किया, डी फॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर आइडेंटिफाई किया ऑप्शंस को, अलग अलग ऑप्शंस को कैसे गोल अचीव करेंगे उनको इवैल्यूएट किया, उनमें से ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, फिर प्लान को इंप्लीमेंट किया, देन फॉलो अप किया। एक बार प्लीज अच्छे से कॉपी में लिख लो, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। एस फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी फॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस, आई से आइडेंटिफाई करो ऑल्टरनेटिव को, फिर उसको इवैल्यूएट करो, फिर सिलेक्ट करो, फिर प्लान को इंप्लीमेंट कर दो और लास्ट में फॉलो अप लेते चलो। फॉलो अप ऐसे होता है, मेल पे फॉलो अप लेते ना, आपने कंपनी में कोई कंप्लेंट डाली है, फिर फॉलो अप लेते हो, हाँ जी क्या हुआ कंप्लेन का, बताओ क्या हुआ, कब तक पार्ट रिप्लेस होगा, कब तक ठीक होगा। सो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन बाय लाइन ही लिखना है और अपनी कॉपी में आप इसे लिख लेना, और प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में भी इसको लिख के दिखाओ, आपको हमेशा के लिए ये चीज याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे ये लाइन बाय लाइन पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट, हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। आपको एक केस स्टडी दे देगा, बोलेगा पहचानो ये विच टाइप ऑफ प्लान है। आप अपने क्लास में किसी से बात कर लेना, ये टॉपिक उनको टफ लगता है, लेकिन अगले 10 मिनट में टॉपिक मैं इस तरीके से करा दूंगा, आपको इजी हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। टाइप्स ऑफ प्लान, बेसिकली प्लान होता क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है गोल कैसे अचीव, प्लान है क्या, पूरा का पूरा रोड मैप, हम जी कैसे करना है हमें काम को। प्लान होते हैं दो टाइप के, पहला सिंगल यूज प्लान, कुछ ऐसे प्लान होते हैं एक ही बार यूज किया और उसको दोबारा हम यूज नहीं करें, खत्म हो गया। कोई नई प्रॉब्लम आएगी, नया प्लान बनाएंगे, उस प्लान को बार बार यूज नहीं करेंगे। टेररिस्ट को पकड़ने के लिए कोई प्लान बनाया जाता है, जाल बिछाया जाता है, वो एक बार बना दिया, हर बार वो प्लान नहीं बनाएंगे, नहीं तो टेररिस्ट को पता चल जाएगा। तो नए प्लान, नए टेररिस्ट को पकड़ने के लिए नया प्लान। सो सिंगल यूज प्लान मतलब इसका यूज सिर्फ एक ही बार हो सकता है। और स्टैंडिंग प्लान क्या, आपने प्लान बना दिया, उसका यूज चलता रहेगा। लाइक एडमिशन कैसे लेना है, क्लास 11th में बच्चों का एडमिशन कैसे लेना है, उसका पूरा का पूरा प्लान बना दिया, वो हर साल जो है वो चलता जाएगा। उस तरह से हम हर साल बच्चों को एडमिशन
दाखिला लेते चले जाएंगे। तो ये हो गया स्टैंडिंग प्लान जो चलता रहता है, सिंगल यूज, एक बार यूज, ये हो गया स्टैंडिंग। सो सिंगल यूज प्लान आर डेवलप फॉर यूनिक सिचुएशन, किसी यूनिक सिचुएशन के लिए और प्रॉब्लम के लिए, जो रिप्लेस किया जाता है एक के बाद। एक बार प्लान यूज हो गया, दोबारा हम लोग क्या करेंगे, उसको दोबारा नया प्लान बनाएंगे। तो हर टाइम एक नया प्लान बनेगा नए सिचुएशन के लिए। जैसे बजट, बजट हर बार का अलग अलग होता है, ठीक है। अगला हो गया प्रोग्राम, अगला हो गया प्रोजेक्ट। तो ये तीन चीजें हो गई। अब ये बजट क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये सब चीज क्या होता है आपका सिंगल यूज प्लान, एक बार यूज किया आपने, एक बार बनाया। वन टाइम यूज हो गया, एवरी टाइम नया प्लान बनाया जाएगा, सिंगल यूज है। A standing plan is a business plan that is intended to use many times, जो हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। These are recurring और repeat use plan, ये बार बार होता है, एक ही बार आपने प्लान बनाया उसको आप फॉलो करते चले जा रहे हो। एग्जाम्पल पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, किसी चीज को बनाने का मेथड क्या है, रूल्स क्या है, ये एक बार बनता है तो कई सालों तक इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कई बार यूज किया जाता है। ये भी चेंज होते हैं लेकिन कई बार यूज होने के बाद, लेकिन ये एक बार ही यूज होगा। अब ये जो टाइप्स ऑफ प्लान है ये हमारे पास 8 है। क्या कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, मेथड, पॉलिसी। इनके नाम याद रखने। ऑब्जेक्टिव होता क्या है ये याद रखना है, प्रोसीजर होता क्या है ये याद रखना है, पॉलिसी होता क्या है ये याद रखना है, रूल क्या होता है ये याद रखना है। ये नाम याद नहीं रखने, रूल, प्रोसीजर, प्रोग्राम और बजट। तो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ प्लान जिनको हम डिस्कस करेंगे। और मैं एनसीईआरटी से आपको एक लाइन बताऊंगा क्योंकि ये चीज पेपर में इनडायरेक्टली पूछी जाती है। टाइप्स ऑफ प्लान पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, ये हमेशा केस स्टडी के फॉर्मेट में आएगा। प्लीज अच्छे से इसको समझ लेना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत डिटेल में इसको अभी पढ़ाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये टफ लगता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहली चीज क्या हो गई है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कहते किसको है? दीज आर द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। देखो यार, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिकली गोल, किसी भी एक्टिविटी का जो एंड रिजल्ट है। पढ़ाई कर रहे हो ना तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में जाना, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना, यही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। नहीं पढ़ रहे, मस्ती मार रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, इंस्टाग्राम में ही घूम रहे हो, स्नैपचैट में ही घूम रहे हो, दोस्तों के साथ चैटिंग, चिट चैट, घूमना फिरना, खाना पीना, सब यही चल रहा है लाइफ में। तो यानी कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हो फेल होने की, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी काम का एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन, ऑब्जेक्टिव बताता है क्या करना है। प्लानिंग का एंड पॉइंट है, किसी भी चीज को प्लानिंग क्यों करते हो, प्लान क्यों बनाते हो? गोल को अचीव करने के लिए। तो प्लान किया ही इसलिए ताकि गोल को अचीव कर सके, तो प्लानिंग का एंड पॉइंट है। और ये कौन बनाता है? ऑब्वियसली क्लास, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का गोल क्या है, ये कौन बताएगा? टॉप लेवल मैनेजर्स बताएंगे, मालिक ही होते हैं उसके अंदर, वही बताएंगे गोल क्या है कंपनी का। सो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। अब इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा लिख के दिखाएगा क्योंकि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। स्मार्ट, एस फॉर ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब ठीक है कि मुझे यार ये चीज करनी है, स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे क्लास 12th में 80%, 90%, 95% लेके आने हैं। मेजरेबल, मैं बोलूंगा मुझे क्लास 12th में अच्छे नंबर लेके आने हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? अच्छा क्या होता है? 70 भी अच्छा है, 60 भी अच्छा है, 90 भी अच्छा है, मेरे लिए 50 भी अच्छा है। लेकिन मेजरेबल कि ठीक है जी, मुझे वेट कम करना है, मुझे 5 किलो कम करना है 1 महीने के अंदर, तो भैया ये एक ऑब्जेक्टिव है। अगला अचीवेबल, अचीवेबल होना चाहिए कि मैं अचीव कर सकूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अभी 90 किलो का हूं जी, अगले महीने 40 किलो का हो जाऊंगा, ये अचीवेबल नहीं है। तो अब मैं अब तक पास नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूं यार अब मैं 90% लाऊंगा, भैया ये अचीवेबल नहीं है। तो प्लान जो है ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलिवेंट। इररेलिवेंट, बेतुकी की बकैती नहीं होनी चाहिए, बेतुकी की बात नहीं होनी चाहिए। और एक टाइम बाउंड होना चाहिए, लाइक मैं 30 दिन के अंदर ये चीज करूंगा, मैं 30 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म करूंगा, मैं इस साल अपने सेल्स को 20% से बढ़ाऊंगा। तो भैया ये क्या होना चाहिए? टाइम बाउंड, एक टाइम भी होना चाहिए। मुझे वजन कम करना, मैं 5 किलो वजन कम करूंगा, कितने दिन में, 1 साल में, 2 साल में, कितने दिन में? नहीं बताओ तो कैसे काम चलेगा? तो ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड होना चाहिए। कीवर्ड ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट है। ऑब्जेक्टिव जो है गोल न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। ऑल अदर एक्टिविटी जो है वो गोल को देख के, हम जैसा हमारा गोल है, हमारा गोल 95% का है तो मुझे उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, 80% का है तो मुझे उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो भैया आपका जो गोल है ना, बाकी सारे एक्टिविटी उसी हिसाब से चलता है। ऑब्जेक्टिव रिटर्न स्टेटमेंट होता है। डिजायर रिजल्ट का टू बी अचीव विद गिवन टाइम पीरियड, डिजायर रिजल्ट है, टाइम पीरियड है। ये लाइन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। देयरफॉर कैन बी सेड दैट, एनसीईआरटी की लाइन है, टू द डिस्क्राइब फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट लाइक टू रीच। ये वो फ्यूचर पोजीशन है जहां मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है, उसी फ्यूचर पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव, जहां मैनेजमेंट फ्यूचर में पहुंचना चाहता है। ध्यान रखना,
ऑब्जेक्टिव के बाद आता है स्ट्रैटेजी, रणनीति। जब भी मैच में टी ब्रेक होता है या फिर वो ड्रिंक्स का ब्रेक होता है, तो वहां पे ये लोग क्या करते हैं, एक रणनीति बनाते हैं, स्ट्रैटेजी की, अब कैसे चलाना है गेम को। अभी तक तो हम कुछ और सोच रहे थे, उन्होंने तो हमें दो डाला, अब कैसे चलाना है, हमने उनको दो डाला, अब कैसे चलाना है, विकेट कैसे लेना है, रन कैसे बनाना है। स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिससे हम गोल को अचीव करते हैं। ये कौन बनाता है, टॉप लेवल बनाता है, और हर टाइम नई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ध्यान समझना, स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या आता है, आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज का लोकेशन कैसे होगा, कॉमन डिसीजन इन स्ट्रैटेजी यार, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, अगर लॉन्च करेंगे तो कैसे करेंगे, कस्टमर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करेंगे, ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी के अंदर आते हैं। कीवर्ड क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइड करना, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार 12th में CUET में पूछा गया, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ स्ट्रैटेजी प्रोवाइड द ब्रॉड काउंटर्स, ध्यान रखना, ब्रॉड काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ब्रॉड काउंटर्स जहां पे आ जाएगा समझ जाना वो क्या है, स्ट्रैटेजी है। ये लाइन आती है पेपर में कई बार, ये NCERT से उठा रखा है सीधा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रैटेजी। अगला क्या हो गया, मेथड। अब काम को करने के अलग अलग मेथड हैं, अगर सब लोग अपनी अपनी तरीके से अगर मेथड से काम करेंगे तो काम होगा ही नहीं। तो एक कॉमन मेथड है जिस मेथड से काम को हमें करना है, वो कॉमन मेथड फाइंड आउट करेंगे और सबको लागू कर देंगे, भाई तुम्हें इसी मेथड से काम को करना है। सो मेथड इज अ फॉर्मलाइज्ड वे, एक फॉर्मलाइज्ड तरीका है रूटीन जॉब को करने के लिए। ध्यान रखना, सिस्टमेटिक वे है। अगर हम मेथड को बना देंगे तो कोई एम्प्लॉय कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं किस मेथड से करूं, भी यही मेथड है, आपको इसी मेथड से करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय यूनिफॉर्मिटी रहती है, सब लोग एक ही दिशा में चलते हैं, जिससे प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसके जो कीवर्ड्स है वो क्या है, फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग अ जॉब। आपको केस स्टडी में जब ये लाइन दिख जाए तो समझ जाना कि वो लाइन किसके बारे में बात कर रहा है, वो सेंटेंस मेथड के बारे में। फॉर्मलाइज वे, इससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन रहता है, सब लोग एक ही मेथड फॉलो करते हैं। तो सिस्टमेटिक वर्किंग लेके आता है, क्लैरिटी लेके आता है माइंड ऑफ वर्कर, हाउ टू डू द वर्क। ध्यान रखना, ये जो मेथड है ना, ये क्लैरिटी लेके आता है वर्कर के माइंड में कि काम को कैसे करना है। और ध्यान समझना, मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब वे और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। जो मेथड है ना, वो बेसिकली वे बताता है, मैनर बताता है, जिस मैनर में काम को किया जाना है। राइट, सो ये हो गया आपका कीवर्ड। तो केस स्टडी जब भी आएगी तो ये मैनर ध्यान रखना, मैनर है ना, ये मैनर हो गया, फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग अ जॉब हो गया, किस मेथड से काम करना है, कोई कंफ्यूजन माइंड में वर्कर्स के ना रहे। अगला है पॉलिसीज। पॉलिसी आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखो यार, मेरी पॉलिसी है उधार ना देने की, मेरी पॉलिसी है, जो भी किसी की भी पॉलिसी कंपनी की हो सकती है, मेरी पॉलिसी है कि मैं 60% से कम बच्चों को एडमिशन अपने कॉलेज में या स्कूल में नहीं लूंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो पॉलिसीज बेसिकली क्या होता है, हर किसी का अपना होता है कि भाई कैसे हम लोग अपने गोल्स को बनाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ वर्क इज टू बी डन, दीज आर मेड बाय ऑल लेवल। पॉलिसी हर कोई बनाता है, टॉप मिडिल लोअर लेवल। ध्यान रखना, पॉलिसी आर डेराइव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हमें पॉलिसी बनाना है। इट हेल्प्स एंड इनकरेज एम्प्लॉय इन क्रिटिकल सिचुएशन। जैसे स्कूल की पॉलिसी 60% से ज्यादा बच्चों को एडमिशन, 60% से कम नंबर लाने वाले बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। कीवर्ड क्या है, कंपनी का खुद का तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और जनरल गाइडलाइन है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान सुनो मेरा, देखो जो पॉलिसी है ना, वो जनरल गाइडलाइंस है। गाइडलाइन मतलब जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपको गाइड करेगा। तो पॉलिसी बेसिकली क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। जैसे एडमिशन का प्रोसेस हो गया, जॉब का प्रोसेस हो गया, उधार नहीं बेचना है, उधार बेचना है तो 3 महीने के लिए बेचना, हमारी पॉलिसी है जी, हम 3 महीने को बेचते हैं। अमेजन की पॉलिसी है कि भाई 15 दिन में प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते जी, ये उनकी पॉलिसी है। फ्लिपकार्ट क्या है, हमें 7 दिन में रिटर्न कर सकते हो, तो ये उनकी पॉलिसी। सबकी अपनी अपनी पॉलिसी, और गोल के अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी में काम करना पड़ता है। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट, ध्यान रखना ये जनरल स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक नहीं है। जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जाइज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसी प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन स्ट्रैटेजी व्हिच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म। तो ये जो वर्ड है जनरल, ये समझ जाना, वो क्लास आपका पॉलिसी है। दे आर गाइड टू मैनेजरल एक्शन एंड डिसीजन इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। पॉलिसी डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर,
स्ट्रैटेजी में ब्रॉड काउंटर्स था, ये ब्रॉड पैरामीटर है विद इन विच मैनेजर में परफॉर्म। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। मैं बहुत टाइम ले रहा हूं इन 8 के 8 पॉइंट को समझाने में, कि मुझे पता है यहां से सवाल बनेगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी, सर ने डिटेल में पढ़ाया था और हम इसको देख के पहचान गए। ब्रॉड काउंटर्स स्ट्रैटेजी, ब्रॉड पैरामीटर्स, और जिसमें मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है वो पॉलिसी है। अगला है रूल, एक्शंस और नॉन एक्शन। नो स्मोकिंग इज अ रूल नॉट अ पॉलिसी। नो स्मोकिंग इज अ रूल, 9:30 के बाद नहीं आना है इज अ रूल, तो ये पॉलिसी नहीं है, डिफरेंस है। रूल वो नॉर्म्स है जो बेसिकली एक्शंस और नॉन एक्शंस को बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना उसके बेसिस पे, और ये बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए किया जाता है, और रूल ना लगाने पे पेनाल्टी भी लगाई जाती है। देखो रूल क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल, और ये जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट और ये सबके लिए। रूल्स आर रिजिड, ध्यान रखना, लिखा होगा कहीं पे रिजिड है, ये चेंज नहीं कर सकते भैया। रूल्स आर रिजिड, आप इसको चेंज नहीं कर, सबके लिए है, सब पे थोप दिया जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है बताता है, पेनाल्टी लगाएगा अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो। रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट नॉट जनरल, पॉलिसी आर जनरल, rules are specific statement that inform that what is to be done, they do not allow for any flexibility or discretion, मतलब कि चेंज नहीं होता भैया, नो चेंज, भाई रूल चेंज नहीं होगा, रूल सबके लिए है, ये नहीं कि रूल चेंज कर रहे हैं। किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है, ऑपरेशन का प्रोसीजर क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर्स आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस मतलब लाइन बाय लाइन, to be followed by the employee in different situations. The procedures can be defined as the exact manner in which activity has to be accomplished. ये exact manner बताता है कि भाई किस तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, फिर स्टेप 3 क्या होगा। जैसे एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा किसी स्कूल में, वो प्रोसीजर है। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है कीवर्ड्स में, एग्जैक्ट मैनर है काम को करने का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप है। प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी, दे आर द डिटेल और एग्जैक्ट मैनर, they detail the exact manner in which the work is to perform, they are specified in chronological order। ये सारी बातें लिखी है ऑलरेडी, तो जब ये चीजें समझ पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे किसी केस स्टडी को पढ़ के कि ये कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात कर रहा है, प्रोसीजर की। ओके, नेक्स्ट है प्रोग्राम। अब ये ध्यान रखना, प्रोग्राम जो है ये इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, प्रोग्राम इज द सम ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी और रूल। मॉल बनाना है नहीं बनाना, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, पूरा का पूरा मॉल। प्रोडक्ट लाना है नहीं लाना वो स्ट्रेटजी है, मॉल पूरा का पूरा बनेगा नहीं बनेगा वो प्रोग्राम है। ये इन सबको मिलाकर ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल, इन चारों का सम जो है वो प्रोग्राम है। बस इतना ध्यान रखना, कीवर्ड्स के लिए यही बहुत है कीवर्ड में। प्रोग्राम विल इंक्लूड द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटी as well as the organization's policy and how it will contribute to the overall business। तो ये entire government of activity जहां पे आ जाए ना तो आप समझ जाना कि वो है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में दिक्कत नहीं आती, बेसिकली इनके सम के बराबर है। लास्ट है बजट, किसी भी काम को करने का बजट होता है, सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रमोशन का बजट होता है, सबका बजट है। तो अब बजट बेसिकली क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्लास एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कैश बजट, कैपिटल बजट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बजट, इस तरीके से, ठीक है। जैसे एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल टर्म में आता है नंबर में, कि भाई मान लो कि आप एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब इस प्रोडक्ट को हमें एडवर्टाइज कराना है, सेल्स प्रमोट करना है, सेल्स प्रमोशन में कितना खर्चा आएगा, डिस्काउंट देने में कितना खर्चा आएगा, लोगों को कितना पैसा लगेगा, हमारा घाटा होगा, वो सारी चीज़ें जो है बजट है। अगर मान लो आप नई फैक्ट्री बना रहे हो तो उसका बजट कितना है, फैक्ट्री में कोई रीइनोवेशन करा रहे हो उसका बजट कितना है। कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशंस आर टेकन केयर ऑफ, ये कंट्रोलिंग डिवाइस है जिससे पता चलता है कि बजट इतना था, एक्चुअल में इतना हुआ, तो कम करना है ज़्यादा करना है। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट का क्लास स्टेटमेंट है। अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाई द फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। ये लाइन पेपर में एक बार आई थी, इट इज अ प्लान, ये कौन सा प्लान है जो क्वांटिफाई करता है फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स को। क्वांटिफाई का मतलब क्या है, वो हो गया आपका बजट, न्यूमेरिकल टर्म में क्वांटिफाई करेगा, क्वांटिटी बताएगा, नंबर बताएगा, सो ये हो गया आपका बजट। सो दीज आर द एट टाइप्स ऑफ प्लान। इतना ये चैप्टर के अंदर मैंने हर एक चीज़ कराई, फीचर हो, इंपोर्टेंस हो, लिमिटेशंस हो, प्रोसेस हो, या फिर टाइप्स हो, या फिर मीनिंग हो, हर चीज़ हमने अच्छे से कराया विद कीवर्ड।
तो आई होप ये 40 मिनट्स के अंदर आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से किया है। तो इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे बताना कमेंट्स में, और डिटेल में कराना तो बता देना, और शॉर्ट में कराना तो बता देना, मैं बिफोर बोर्ड एग्जाम और एक बार अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। तो यहाँ तक आप अच्छे से करो, केस स्टडी सीरीज जल्दी आएगी, एमसीक्यू सीरीज भी लेके आऊंगा, सब कुछ अच्छे से करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करोगे।